जय हिंद। एसएससी एमटीएस क्लासेज में आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं। तो आज भी आप सभी साथियों के लिए जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड प्रश्न उत्तरी लेकर आए हैं। ये सारे जो प्रश्न है प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। ये सारे प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर के रिलेटेड प्रश्न है जो एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, पूरा देखिएगा और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट प्रश्न पे। यहाँ से ध्यान से देखिएगा। जो प्रश्न फर्स्ट है कि शासक का नाम कौन सा युग्म सही साम्राज्य का निम्नलिखित में से सुमेलित करता है। मतलब यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट प्रश्न में शासक का नाम दिया गया है और पूछ रहा है कि वह साम्राज्य से सुमेलित करता है। कौन सा इसमें आंसर जो है राइट आंसर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं महापद्म नंद जो है ये मगध साम्राज्य से रिलेटेड है। इसके बाद बात करेंगे अजात शत्रु, ये मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड है। तो क्या यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही है या दोनों गलत है या एक सही है? तो हम लोग ऑप्शन बी को टिक करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन जो है ये सही हो रहा है। जो महापद्म जो नंद है ये मगध साम्राज्य से रिलेटेड है। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कुछ आप लोग को सामान्य जानकारी के तौर पे बताते हैं। डेली आप लोग की क्लास लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट है पॉइंट कि मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक माना जाता है। जो मगध है ये प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक माना जाता है। आधुनिक में बात करेंगे तो पटना तथा गया जिला इसके अंदर शामिल है। जो बिहार का एक जिला है, एक पटना है और एक गया जिला है, ये दोनों जो है ये जनपद में शामिल है। ठीक है, इनकी राजधानी जो है गिरिव्रज है और बाद में इनकी राजधानी पाटलिपुत्र हो गया। ठीक है, इनकी जो सबसे पहले राजधानी थी वह गिरिव्रज थी। ठीक है, और बाद में कहाँ पे हो गया तो ये पाटलिपुत्र में स्थापित हो गया। आगे देखिएगा, थोड़ा सा हम आप लोग को बताते हैं। इसके बाद बात चलते हैं आगे कि इसके पूर्ववर्ती वैदिक सभ्यता और परवर्ती नंद वंश था। जो इसके जो पूर्ववर्ती मतलब पहले जो वैदिक सभ्यता चलता था और परवर्ती नंद वंश चलता था। इसके अंतर्गत देखेंगे हम लोग जो मुख्य सम्राट आते थे वह कौन कौन से थे, ध्यान से देखिएगा। पहले बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयभिद्र, नागदशक, शिशुनाग, कालाशोक, महानंद, ये सारे जो थे शासक थे। इनके बात करेंगे, देखिए यहाँ पे 544 से 492 ईसा पूर्व बिंबिसार। अजातशत्रु देखिएगा 492 से 460, इसी तरह क्रम में देखते चलिएगा। ये फिर से 460 हुआ। उदयभद्र ये 460 से लेकर 444। फिर आगे बढ़ेंगे नागदशक का तो 437 देख सकते हैं यहाँ पे कैसे हो गया है, 437 से लेकर 413 ईसा पूर्व। ठीक है, शिशुनाग का याद कीजिएगा 413 से लेकर 395 ईसा पूर्व। कालाशोक की बात करते हैं तो 394 से 366 और जो महानंद हो जाएंगे ये 345 से लेकर 321 ईसा पूर्व हो जाएंगे। तो ये मुख्य सम्राट हैं, आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग को बताए हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे सेकेंड प्रश्न को, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो सेकेंड प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने दादर नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत संघ में शामिल किया था? वह कौन सा संवैधानिक संशोधन था? तो वह 10वें संवैधानिक संशोधन में दादर नगर और हवेली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत संघ में शामिल किया गया था। कौन से संवैधानिक संशोधन? तो 10वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा जानकारी हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं। तो संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद जो है 368, भाग 20 का अनुच्छेद है 368। इसमें बताया गया है कि संसद को इस संविधान तथा इसकी प्रक्रियाओं को संशोधित करने की शक्तियां प्रदान होती है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। जो संविधान का भाग 20 है दोस्तों, ये अनुच्छेद 368 मतलब संसद को इस संविधान तथा इसकी प्रक्रिया को संशोधित करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, आगे बात करेंगे जो अनुच्छेद 368 है इसमें क्या वर्णित है? तो इसमें जो है संसद टू संविधान के नए
उपबंध जोड़कर किसी उपबंध को हटाकर या बदलकर संविधान में संशोधन कर सकता है। कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 368 मतलब 368 हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगला जो है किस पॉइंट कि संविधान के 10वें संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा दादर और नागर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ा गया है। मुख्य इम्पोर्टेंट सा ये प्रश्न है, पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत दादर और नगर हवेली को भारतीय संघ में किस संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था? तो 10वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। कब जोड़ा गया था? तो 1961 में जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रश्न 3rd नंबर। यहाँ पे जो 3rd प्रश्न है कि 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन था? अली वर्दी की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन था? तो वह नवाब सिराजुद्दौला था। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। वह नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला था। ठीक है, यहाँ पे देखिए बंगाल के जो नवाब थे वह अली वर्दी की मृत्यु के बाद 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। ठीक है, अली वर्दी खान जो थे ये बिहार के उपराज्यपाल रह चुके थे, जिसने बंगाल के दीवान मुर्शीद खान के पुत्र सरफराज खान की हत्या कर इस गद्दी को प्राप्त किए थे। कौन? तो यहाँ पे देख सकते हैं अली वर्दी खान। ओके, समझ गए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रश्न 4। यहाँ पे जो 4 प्रश्न है कि ए आर रहमान ने किस फिल्म के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता है? ए आर रहमान जो हैं ये ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं। किस फिल्म के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं? तो यहाँ पे बी ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे। अस्लम डॉग मिलीनियर जो एक फिल्म है जिसमें ए आर रहमान जो है इसमें ये ग्रैमी पुरस्कार को हासिल की है। समझ में आ गया। अब थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं। जो ए आर रहमान है दोस्तों, एक भारतीय फिल्म संगीतकार और गीतकार, निर्माता, गायक के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, किनको? तो ए आर रहमान को 2010 में भारत सरकार के द्वारा इन्हें देश के 3रे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। जो देश का जो सबसे 3रा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के रूप में जो पद्म भूषण को जाना जाता है, इनको 2010 में ए आर रहमान को भारत सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया था। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो 2000 में पद्मश्री और 2009 में अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। 10 में तो आपको पता चल गया कि पद्म भूषण पुरस्कार इनको मिला है, 2000 में पद्मश्री मिला है और 2009 में अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्तों, फिल्म अस्लम डॉग मिलीनियर के लिए इनको 2010 में ग्रैमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था ए आर रहमान को। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रश्न 5। यहाँ पे जो 5 प्रश्न है, मोटे तौर पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट विभाजित है। जो मोटे तौर पर जो पश्चिमी घाट की घाटी है और जो पूर्वी घाट है ये दोनों जो है विभाजित है। तो ये विभाजित हो जाएंगे ये ढक्कन के पठार से। ढक्कन के जो पठार है इससे पश्चिमी घाट की और जो पूर्वी घाट है ये दोनों क्या है? आपस में विभाजित हैं। इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। ढक्कन जो पठार की अवस्थिति है ये सतपुड़ा पहाड़ी की श्रेणी और पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट के मध्य में स्थित है। मतलब जो पश्चिमी घाट की छोर और जो पूर्वी घाट जो मतलब छोर नहीं, जो मध्य के बीच का जो भाग है वह सतपुड़ा जंगल से, सतपुड़ा पर्वत से ढका हुआ है। ढक्कन पठार जो है मुख्य रूप से ढक्कन ट्रैप की चट्टानों से बना हुआ है। इस पठार के अंतर्गत निम्नलिखित संरचनाएं जो है शामिल किया गया, आप लोग देख सकते हैं। ये अच्छा सा प्रश्न है। हरिश्चंद्र पहाड़ी ये महाराष्ट्र, इसके बाद बालघाट पहाड़ी की याद करेंगे तो महाराष्ट्र, और अजंता पहाड़ी ये भी क्या है? महाराष्ट्र है। तो इस पहाड़ी को भी जरूर ध्यान में रखिएगा कि ये सारी जो पहाड़ियाँ हैं, हरिश्चंद्र पहाड़ी, बालघाट पहाड़ी, अजंता पहाड़ी, ये भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न आ सकते हैं। 6 देखिए जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को 97 ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 97 ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दामोदर मौजे को 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। अब थोड़ा सा हम लोग दामोदर मौजे के बारे में समझ लेते हैं। जो प्रसिद्ध कोंकणी उपन्यासकार हैं, कोंकणी जो उपन्यासकार हैं दामोदर मौजे को
2022 के लिए 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। किनको? दामोदर मावजे को। ठीक है, ये देख लीजिएगा ध्यान से, जो ये हैं ये कोंकणी उपन्यासकार के रूप में ये जाने जाते हैं। वे अपने 50 वर्ष के लिए लेखन कैरियर में कहानी संग्रह, उपन्यास, आत्मकथा, बहुत सारी कृतियाँ और बाल साहित्य के जो कलमबद्ध हैं ये सारे चीज़ कर चुके हैं। कौन दोस्तों? तो ये दामोदर मावजे। ठीक है, इन्हें 1983 में इनके जो उपन्यास है कमलेनी, माफ़ कीजिएगा कार्मेलेनी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। किनके लिए? तो कार्मेलेनी जो इनका एक उपन्यास है इनको सम्मानित किया गया था 1983 में। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, जो 7 प्रश्न है कि पंजाब केसरी के नाम से जो मशहूर 17 नवंबर 1928 को मृत्यु हुआ था, तो उन्हें पंजाब केसरी के नाम से किनको जाना जाता है? तो पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। किसको? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। इनका जो मृत्यु हुआ था 17 नवंबर 1928 को हुआ था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इनके बारे में समझ लेते हैं। जो लाला लाजपत राय थे ये भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी थे। जन्म बात करेंगे तो 28 जनवरी 1865 के पंजाब के फिरोजापुर जिलों में हुआ है। इन्हें पंजाब केसरी, पंजाब का शेर नाम इन्हें जाना जाता है, लाला लाजपत राय को। ठीक है, आगे देखिएगा, 17 नवंबर 1928 को लाहौर में, कहाँ पे? लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ एक मौन विरोध का नेतृत्व किए थे। कौन नेतृत्व किए थे? तो लाला लाजपत राय। ठीक है, लेकिन वहाँ पे क्या था, जो पुलिस अधीक्षक थे जो जेम्स स्कॉट द्वारा क्या किया गया था? जेम्स स्कॉट द्वारा बेरहमी से इन लोगों पर लाठी चार्ज कर दिया गया था। ठीक है, जिसमें वे लोग जो थे गंभीर रूप से घायल हो गए थे और कुछ हफ्तों के बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। ये सारी चीज़ जो थॉट जो है आप लोग जानकारी है बहुत अच्छे तरीक़ा से याद कीजिएगा कि ये सारी चीज़ इतिहास से रिलेटेड है, कैसे कैसे कुछ हुआ है, यहीं से प्रश्न हमारे SSC MTS एग्जाम में आते रहते हैं। ओके दोस्तों, अगला देखेंगे जो प्रश्न है 8 नंबर। 8 प्रश्न है कि आग्नेय चट्टान कितने प्रकार की होती है? तो आग्नेय चट्टान 2 प्रकार की होती है। देख सकते हैं यहाँ पे जो आग्नेय चट्टान होती है ये 2 प्रकार की होती है। तो आग्नेय चट्टान के बारे में समझ लीजिए। आग्नेय चट्टान जो है ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा और लावा से बनती है। आग्नेय चट्टान कैसे बनती है? तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, मैग्मा और लावा से बनती है। ठीक है दोस्तों, इन्हें प्राथमिक चट्टान की श्रेणी में रखा गया है। किसको? आग्नेय चट्टान को। ये मैग्मा के ठंडा होने और जमने पर ये आग्नेय चट्टानें बनाती है। मैग्मा के जब ठंडा हो जाएगा तो ये क्या करती है? आग्नेय चट्टानें बनाती है। ठीक है, जब मैग्मा धरातल पर आकर ठंडा होकर ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है तब जाकर ये जो है आग्नेय चट्टान के रूप में, मतलब आग्नेय चट्टान के रूप में बन जाती है। समझ में आ गया? आग्नेय चट्टानों को बनावट के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, अंतर्भेदी और बहिर्भेदी। अंतर्भेदी और बहिर्भेदी, इसलिए आग्नेय चट्टान जो है दोस्तों ये 2 प्रकार की होती है, एक अंतर्भेदी और एक बहिर्भेदी। ओके, समझ गए? अगला देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि शोभना नारायण ये भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? शोभना नारायण जो हैं ये कथक से रिलेटेड है। ये किससे रिलेटेड है? कथक से रिलेटेड है। ठीक है, कथक से रिलेटेड है। समझ में आ गया? शोभना नारायण जो है ये भारतीय कथक नृत्य गान है। इनके गुरु बिरजू महाराज हैं। इन्होंने नृत्य के लिए पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी से इनको सम्मानित किया गया है, शोभना नारायण को। इसे ध्यान में आप लोग जरूर रखिएगा। पद्मश्री भी इनको जो है मिल चुका है संगीत नाटक अकादमी के अकॉर्डिंग। इनके प्रसिद्ध जो नर्तक हैं बिरजू महाराज हैं, सितारा देवी, इसके बाद शंभू महाराज, दमयंती जोशी, शोभना नारायण, उमा शर्मा, शोभा केसर, ये सारे जो हैं इनके प्रसिद्ध नर्तकी हैं, नृत्य हैं। ठीक है, नृत्य करते हैं इन लोग। अगला जो प्रश्न है 10 नंबर कि किस भारतीय ओलंपियन का संबंध गोल्फ से? इसमें से 4 ऑप्शन में से ऐसे कौन से जो भारतीय ओलंपियन है जिनका संबंध जो है ये गोल्फ से रिलेटेड है? तो अदिति अशोक याद करना होगा आप लोग को, अदिति अशोक। ठीक है, ये गोल्फ से रिलेटेड है, अदिति अशोक। ये थोड़ा सा अदिति अशोक के बारे में थोड़ा सा हम लोग सामान्य जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि अदिति अशोक जो है एक भारतीय प्रोफेशनल गोल्फर है।
2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व जो है अदिति अशोक के द्वारा किया गया था। इस स्पर्धा में भाग लेने वाले खिलाड़ियों में से सबसे कम उम्र की खिलाड़ी थी अदिति अशोक, ठीक है। और 2016 के ओलंपिक में 291 के स्कोर के साथ इन्होंने 41वां स्थान प्राप्त किया था। कौन? अदिति अशोक। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला देखेंगे प्रश्न 11 है कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। कार्य का जो एसआई मात्रक जूल होता है अदिश राशि है ये, और ये कार्य करने की दर को क्या कहते हैं हम लोग? कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं, ठीक है दोस्तों। जब वस्तु पर कोई बल लगाने से वह वस्तु जो है बल की दिशा को विस्थापित करती है। कोई भी वस्तु को हम लोग ढकेलते हैं, बल लगाते हैं, तो वह अपनी दिशा को व्यतीत करती है, बताती है कि हम किस दिशा में वह जो वस्तु है हम उस वस्तु पर बल लगा रहे हैं। समझ में आ गया? अगला प्रश्न, ये जो 12 प्रश्न है, कह रहा है कि आमतौर पर अपूर्ण कवक के रूप में जाना जाता है। आमतौर पर, ठीक है, क्योंकि इन कवक के केवल अलैंगिक और वनस्पतिक चरणों को जाना जाता है। वनस्पतिक चरणों को जाना जाता है, तो वह जो है ड्यूटेरोमाइसेटस हो जाएगा। उस कवक का नाम हो जाएगा ड्यूटेरोमाइसेटस हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में समझ लीजिए। ड्यूटेरियोमाइटिस ये क्या होता है? माइसिटिस। इन्हें प्रायः अपूर्ण कवक कहा जाता है। इनके कवकों को केवल कायिक प्रावस्था का ज्ञात है। ये जो कवक हैं इनको केवल कायिक प्रावस्था ज्ञात है। इस वर्ग के सदस्य जो है केवल अलैंगिक कोनेडिया बीजाणुओं द्वारा जनन करते हैं। ये जो इस वर्ग के जो कह सकते हैं जो सदस्य होते हैं वह अलैंगिक कोनिडिया बीजाणुओं द्वारा उत्पन्न करते हैं। अलैंगिक का मतलब होता है जनन होता है। लैंगिक और अलैंगिक दो प्रकार के जनन होते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें बात करेंगे जो कवक जाल है शाखित या पट्टयुक्त होता है। मृतोपजीवी और परजीवी होते हैं, लेकिन अधिकांश सदस्य जो है अपघटक ही होते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। तो याद रखना होगा, यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया गया है उदाहरण में कुछ याद रखिएगा। ऑल्टरनेरिया, इसके बाद एक कोलिट्रोटाइकम और ट्राइकोडार्मा, ये सारे चीज़ हैं, इसके उदाहरण है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, जो 13 प्रश्न है कि गुलबर्ग किला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो गुलबर्ग किला है ये भारत के कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे? ये भारत के कर्नाटक में स्थित है। समझ में आ गया? अब गुलबर्ग किला के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो गुलबर्ग किला है ये उत्तर कर्नाटक के गुलबर्ग जिले में स्थित है। इसका निर्माण जो है बारगला राजवंश के राजा गुलचंद्र के द्वारा कराया गया था। किसका निर्माण? गुलबर्ग किला का निर्माण 1347 में बहमनी राजवंश के अलाउद्दीन बहमन शाह ने दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध तोड़ने के बाद इनमें काफ़ी परिवर्तन कराया, और इस किले के भीतर मस्जिदों, महलों, कब्रों और आदि जो मुसलमानी स्मारक है, इस्लामी स्मारक है, इसका निर्माण कराया गया था। किस किला के अंदर? जो गुलबर्ग किला है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न जो 14 है। 14 प्रश्न है कि रानी रुद्रमा देवी भारत के किस वंश की थी? तो जो रानी रुद्रमा देवी हैं ये भारत के ये जो है काकतीय वंश से रिलेटेड है। काकतीय वंश से रिलेटेड है रानी रुद्रमा देवी। थोड़ा सा समझ लीजिए। रुद्रमा जो देवी है वारगल के काकतीय वंश की रानी है। जन्म गणपति देव के यहाँ हुआ है इनका। राजा गणपति की ये कोई पुत्री नहीं थी, इसलिए पिता के मृत्यु के पश्चात रुद्रमा देवी ने शासन किया। और जब इन्होंने शासन संभाला तो उस समय ये कितने वर्ष की थी? तो ये इस समय 14 वर्ष की थी। तो आप सभी साथियों के लिए हम 14 प्रश्न लेकर आए थे। कैसा लगा? जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड प्रश्न, ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है।